दूसरी चीज जो कहते हैं वुमेन को ऑप्रेस किया, मुझे एक बात बताओ, इंदिरा गांधी जी को किसने ऑप्रेस किया? एक भी फेमिनिस्ट को नहीं देखा। एक भी फेमिनिस्ट को मैंने हार्ड वर्किंग जॉब्स के लिए अप्लाई करते नहीं देखा। एक भी फेमिनिस्ट को मैंने ये जोमेटो स्विगी डिलीवरी बॉयज वाली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हुए नहीं देखा। क्यों, बुरी जॉब है क्या? कि आपकी अगर कोई दोस्त है, बचपन की दोस्त है, उससे शादी नहीं करना है नहीं शायद। करनी चाहिए। बहुत। इसका हाँ, सबसे बहुत। बड़ा एग्जाम्पल है केएल राहुल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है केएल राहुल। उन्होंने उन्होंने अपनी किया। बचपन की फ्रेंड से शादी की और क्या मिला रिजल्ट में आप सब जानते हैं। जिनको नहीं पता भाइयों, आप जाओ गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो उनका डाइवोर्स हुआ किस वजह से हुआ, आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर किसी लड़की को बोला जाता है ना, रूरल रूरल एरियाज में, कि नहीं तू तू घर पे रह, जो मैं दिहाड़ी वगैरह कमाने जाऊंगा वो मैं कर लूंगा, तो वो इसलिए नहीं बोलता कि वो उसको दबाना चाहता है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो उसकी केयर करता है कि तू घर पे रह, ये भारी काम है, मैं कर लूंगा अपनी जान जोखिम में डाल के, तू सेफ रह। मैंने देखा है कि मर्दों के ऊपर चैनल बहुत कम है एक तो, और जो कुछ है भी तो वो भी न्यूट्रल रहने के चक्कर में ना तो ठीक से मर्दों की तरफ से कोई चीज कवर कर पाते हैं, ना कि दूसरी जेंडर की तरफ से कर पाते हैं। नमस्ते। आज हम चैनल, हाँ जी, आज हमारे चैनल पे हम जगप्रीत सिंह जी को लाए हैं। उनका एक चैनल है अरे जग्गी नाम से। तो वो जो कंटेंट बनाता है ना, मतलब एक पुरुष होने के नाते मेरे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है वो। मैंने उनके कंटेंट में मतलब जो यूनिकनेस देखी कि वो इतने विनम्र होके भी अपने पॉइंट्स इतने सुदृढ़ तरीके से रखते हैं। तो ये मतलब मेरे दिल को तो छू गई। तो उनको बहुत लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो अभी उनका चैनल जाके देखिए, ये तो बोलूंगा। और जगप्रीत जी, आ, पहले बस आप छोटा सा एक परिचय दीजिए कि जो हम आपके बारे में नहीं जानते या ऐसे कुछ। भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। दूसरी चीज, इतना बढ़िया इंट्रो देने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपनी तरफ से भी दे देता हूँ कि अगर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा चैनल का नाम है अरे जग्गी, और मेरा चैनल डेडिकेटेड है ओनली टू मेन, मेन्स इश्यूज, मेन्स राइट्स और मैस्कुलिनिटी। आप कुल मिला के मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको यही सब चीजें देखने को मिलेगी। मैंने देखा है कि मर्दों के ऊपर चैनल बहुत कम है एक तो, और जो कुछ है भी तो वो भी न्यूट्रल रहने के चक्कर में ना तो ठीक से मर्दों की तरफ से कोई चीज कवर कर पाते हैं, ना कि दूसरी जेंडर की तरफ से कर पाते हैं। तो मैंने सोचा इस चीज का मैं शुरुआत करता हूँ कि मैं पूरा का पूरा डेडिकेशन दूं अपने मर्द भाइयों को। जो चीजें वो फेस करते हैं अपनी लाइफ में, वो चीजें वो आकर मुझे बताएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियोस के थ्रू उनको सपोर्ट कर सकूं, उनको हेल्प आउट कर सकूं। दूसरी चीज, मेरे चैनल पे आपको ब्रो कोड देखने को मिलेगा। ब्रो कोड की शुरुआत मैंने की है कि भाईचारा होना चाहिए मर्द भाइयों के बीच में, क्योंकि मैंने आज देखा है ना कि आज की डेट में हमारे देश में क्या होता है कि कोई एक बंदा किसी के ऊपर आकर एलिगेशन लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि कोई लड़की अगर आकर ये बोल दे कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसकी कॉलर तुरंत पकड़ लेते हैं बगैर जाने कि उसने किया भी है या नहीं किया। तो ये चीज मैं सोचता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जेंडर बायस लॉज तो सबको पता है हमारे देश में कितने ज्यादा लॉज बायस्ड है। तो उससे भी मेरी थोड़ी सी लड़ाई है कि एक कम्युनिटी बनाकर हम अपने लिए, मर्दों के लिए राइट्स की डिमांड कर सके, और जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी के साथ में जेंडर न्यूट्रल लॉज भी ला सके, ताकि जो अतुल सुभाष जैसे केसेस होते हैं वो मर्दों के साथ ना हो। जी, मतलब हाँ जी। आपने जो ये ब्रो कोड स्टार्ट किया है कि हर मर्द को दूसरे मर्द के छोटी सी छोटी चीज में मदद करने की कोशिश बिल्कुल। करनी चाहिए, तो मतलब बहुत अच्छी शुरुआत की है जी। मैं भी मेरी आपको। टैगलाइन ये है कि जहाँ पे एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, वहां पर आप मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा। जी, ये बहुत मेरी अच्छा एक टैगलाइन है, पर्सनल मैंने बनाई है ये चीज। जी। मतलब पहले बात तो पहला पॉडकास्ट है हमारा, तो ऑडियंस को आप बताइए कि मतलब इस कंटेंट में आप आए तो जीवन में कोई ऐसा पड़ाव रहा होगा क्या, या ऐसा कोई मोड़ रहा होगा जिससे आप इंस्पायर हुए कि ये बिल्कुल। मतलब यूट्यूब पे आना है पर ये करना है, दूसरा कुछ नहीं। तो इसके बारे में बताइए। बिल्कुल है। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो आप मेरे चैनल पे जब सबसे पहले पुरानी सबसे लास्ट वीडियो देखोगे आप, सबसे पहली,
तो उसमें आपको दिखेगा कि मैंने टॉक्सिक पेरेंट्स के बारे में बात की थी। जो टॉक्सिक पेरेंटिंग होती है, मतलब अपनी चीज़ें बच्चों पे थोप देना, अपने ड्रीम्स बच्चों पे थोप देना, उसके ड्रीम सेक्रीफाइस करवा के अपने ड्रीम्स को पूरा करवाना, ये बोलकर कि तुझे ये करना है, और साथ में टैग देना कि ये करना सही है, जबकि उससे छुपाई जाती है चीजें कि ये करना सही तो चलो वो दूसरी चीज है। उनका पहला मोटिव होता है कि वो चाहते हैं कि तू ये कर, इसलिए वो उसके ऊपर ये चीजें थोप देते हैं, टैग डाल देते हैं कि तुझे यही करना है। फॉर एग्जाम्पल सरकारी नौकरी करनी है या दुकान पे ही बैठना है। तो वहां से मैंने शुरुआत की थी अपने चैनल की कि इन सब चीजों के ऊपर लोगों को अवेयर करूं, और इससे बचा कैसे जा सकता है ये भी सिखा सकूं, और पेरेंट्स को क्या चीजें करनी है, क्या चीजें करने से रोकनी है, वो भी ये चीजें समझ सके। तो मेरा जो चैनल पे कंटेंट था शुरुआत से ही थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ इंक्लाइंड था। आप देखोगे अगर तो मेच्योर कंटेंट की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन था। फिर बीच में मैंने लुक्स मैक्सिंग के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया। और जब मैं लुक्स मैक्सिंग के ऊपर वीडियोस बना रहा था तो उसी समय हमारे फैमिली में एक केस हुआ, एलिमनी का केस हुआ। अब हुआ ये कि हमारी फैमिली में जो लड़का है उसने शादी की, उसकी उम्र थी लगभग 35 के आसपास। उसने अपनी लाइफ में पूरा ध्यान दिया केवल पैसा कमाने पे। अब पैसा कमा तो लिया उसने अच्छा खासा, अब लड़की नहीं मिल रही शादी के लिए। उसने जैसे तैसे कोई रिश्ता ढूंढा, शादी की। अब वहां पर उसने सबसे पहली गलती की कि लड़की का बैकग्राउंड चेक नहीं किया। बैकग्राउंड चेक करने का मतलब ये नहीं कि लड़की का कोई पास्ट वगैरह था, वो नहीं, फैमिली बैकग्राउंड। मतलब उसकी फैमिली में जो लोग हैं वो उनका बैकग्राउंड इनके बैकग्राउंड से मैच खा रहा है कि नहीं, उनका स्टेटस इनके स्टेटस जितना है कि नहीं, ये चीज उन्होंने सबसे पहले मैच नहीं की। ठीक है, दूसरी चीज, उन्होंने लड़की से सिंपैथी में आकर शादी की। लड़की के घर वाले ऑटो चलाते थे, मतलब चलाते हैं, तो उन्होंने सिंपैथी में आके रिश्ता कर लिया कि चलो ठीक है, गरीब घर से है, ले आते हैं, और इनको भी फैमिली में सपोर्ट हो जाएगा, और लड़की तो उसको चाहिए ही थी शादी के लिए कोई ना कोई अच्छे घर की। तो चलो ठीक है, उन्होंने देखा चलो ठीक है भाई, गरीब परिवार की है, तो एक तरीके से सिंपैथी में उन्होंने शादी कर ली। अब 1 साल बाद जैसे ही उनके बेबी हुआ, डिलीवरी के अगले हफ्ते या 10 दिन बाद ही वो जाके बैठ गई मायके में। एलिमनी चाहिए भैया, मैं नहीं आ रही वापस। मतलब वो जो हीरा ठाकुर वाला सीन था ना, वो रिक्रिएट हुआ रियल लाइफ में। मतलब वो कारण कि अचानक शादी तोड़ के मायके चली गई, कोई कारण? कोई कारण नहीं, कोई भी कारण नहीं, सिर्फ एक कारण। वो कारण ये था कि वो उसको अपनी अर्निंग्स रिवील नहीं करता था। उसकी अर्निंग्स कितनी है, कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों आ रहा है, ये चीजें वो रिवील नहीं करता था। सबसे पहली चीज उसका कारण था, उसने शादी के पहले ये चीज बोल दी थी कि मैं ये चीज रिवील नहीं करूंगा। उसने बोला क्यों नहीं करोगे, तो उसने बोला कि देख, मैं रिवील इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सबसे पहले उसको ट्रस्ट इश्यूज थे। आज की डेट में जो सिचुएशंस चल रही है, अब वो 35 साल का है, तो उसने भी अपनी लाइफ में चीजें देखी है कि सिचुएशन किस तरह से चले। उसने बोला मैं रिवील अभी नहीं करूंगा, मैं ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता हूँ, बिल्ड करने के बाद भले तुझे बता दूंगा। दूसरी चीज, उसने बोला कि मेरा जितना भी पैसा आता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी आता है, वो पूरा का पूरा है मेरा वाइट मनी। उसकी गाड़ियां चलती है, उसका ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक है, सीमेंट फैक्ट्रीज में उसकी गाड़ियां चलती है। उसने बोला मेरा पूरा वाइट पैसा है, तू पूरे शहर में किसी से भी पूछ ले, अगर किसी ने भी बोल दिया कि मेरा दंड भरने का पैसा है, तो तू चाहे तो मेरे ऊपर फेक केस कर सकती है, चाहे तू रिश्ता तोड़ सकती है, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा कि कितना आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये मैं ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद ही बताऊंगा। उसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसने ये चीज कायम नहीं रखी। लड़की मुकर गई अपनी बात से। शुरुआत में उसने बोला कि ठीक है मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ट्रस्ट बिल्ड हो तब मुझे बता देना, लेकिन वो मुकर गई। जैसे ही बेबी उनका बॉर्न हुआ, वो जाके बैठ गई अपने मायके पे जाके। तब मुझे लगा वहां पे कि अब ये जो कीड़ा है गंदा, ये मेरे घर तक पहुंच रहा है, मुझे उतरना पड़ेगा मैदान में। जी मतलब मतलब धन्यश्री ने जो चहल के साथ किया, मतलब सीधे सीधे ऐसा कुछ कि
कुछ हद तक उनको यूज किया, फिर जब महसूस हुआ हाँ, कि अब कोई दूसरी साइड ऑफ में कह जा। सकते हैं कि वैसा ही सा कुछ सीन क्रिएट हुआ यहाँ पे। जी जी, मतलब लड़की की उम्र कितनी थी? आपने कहा आपका जो रिलेटिव था उसका 35 साल। सॉरी, लेकिन मैं वो चीज रिवील नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मतलब इस चीज से इंस्पायर होके आपने ये मतलब मर्दों के हक में बोलना शुरू किया अपने बिल्कुल। चैनल में। जी मैंने देखा ना, वो बेचारा बेबस हो गया। उसने ट्रस्ट किया, सिंपैथी दिखाई, उसने क्या नहीं किया। बदले में उसको 1 साल के अंदर अंदर ऐसा रंग देखने को मिला। अब वो जाएगा किसके पास? डिवोर्स लेगा तब भी उसके नुकसान होना है, नहीं लेगा तो वैसे भी नुकसान हो रहा है। तो दोनों तरफ से फंस गया वो। तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो गलत हुआ है। हालांकि इस चीज के ऊपर ध्यान मेरा पहले से भी था कि लॉस बायस्ड है बहुत ज्यादा, लेकिन उस चीज को मैं उतना सीरियसली नहीं ले रहा था। जी, क्योंकि मुझे दिक्कत लग नहीं उस आई। समय ये नहीं था मेरे दिमाग में कि मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस चीज में, इस लड़ाई में। लेकिन ये इंसिडेंट जब हुआ तो मुझे लगा नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। और पूरे खुले दिमाग से, पूरे लॉजिक और फैक्ट्स के साथ। जी, आपका एक वीडियो भी शायद इसमें था कि एक लड़के को कभी भी अपना पूरा जीवन बस पैसे कमाने पे डेडिकेट नहीं करना चाहिए, कि अपना कैरेक्टर भी बिल्कुल नहीं डेवलप। करना चाहिए। जी क्योंकि देखो, ये चीज हम अपने एंसेस्टर्स को अगर देखें, दादा परदादा पापा लोगों को देखें, वो भी तो पैसा कमा ही रहे थे ना अपनी लाइफ में। तो उन्होंने भी तो अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने पैसा कमाया, साथ में सही एज में शादियां भी की। हम्म, तो दोनों चीजें जरूरी है। पैसा भी आप कमाओ, साथ में आपको पार्टनर भी चूज करना आना चाहिए कि कौन हमारे लिए सही है कौन सही नहीं है। यहाँ जी पर जी आप पैसों से किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो बंदा पैसों से अट्रैक्ट करेगा वो गोल्ड डिगर के पास ही जाएगा, और यही चीज उस बंदे ने की गलती करी। जरा सी बात में वो रूठ सी थी, जरा सी बात पे गुस्सा होती थी। उसके पास इतना पैसा है कि सोने की चेन लाके दे रहा है मनाने के लिए, फोन्स गिफ्ट कर रहा है, सोने की अंगूठियां दे रहा है। उसको आता ही नहीं था, मैस्कुलिनिटी उसके अंदर थी ही नहीं। उसको पता ही नहीं था कि होता क्या है, रिलेशनशिप चलते कैसे हैं, रिलेशनशिप्स में क्या चीजें होनी चाहिए क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, मेच्योरिटी कैसे डेवलप होती है, ये सब चीजें उसको पता ही नहीं थी। उसको बस इतना पता था कि शादी होती है, एक लड़की घर पे आती है, और दो लोग आपस में अपनी चीजें शेयर करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। बस उसको इतनी चीजें पता थी। मतलब बाकी जो ये इससे साइकोलॉजिकल चीजें हैं उसके बारे में वो वाकिफ नहीं था। मतलब इससे हम टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं कि जैसे कि जब मैं भी शायद 10th क्लास में पढ़ता था, ठीक है। तो हम्म। आ, तब भी एक लड़की मुझे अप्रोच कर रही थी, ठीक है, उसका तो नाम नहीं बता सकते। पर मुझे ना मतलब उस उम्र में कोई मतलब मुझे पता ही नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इतना पता था कि प्यार करते हैं लोग, हाँ, लेकिन ये कभी नहीं पता था कि अच्छा प्यार करने के बाद करते क्या है। मतलब हाथ पकड़ते हैं, कोई मतलब गिफ्ट्स वगैरह खरीदते हैं, प्यार साथ में पढ़ने जाते हैं। मतलब मुझे कोई मतलब मेरे पास कोई धारणा ही नहीं थी, मतलब हम लड़के इन चीजों में इतने कच्चे होते हैं। देखो, इसमें ये है फैक्टर कि लड़कियों को पता होता है कि उन्हें प्यार कैसे करना है, लड़कों को ये नहीं पता होता कि उन्हें कैसे करना है। लूप होल यहाँ पे है। लड़कों को लगता है कि प्यार करने का मतलब होता है कि आप अपनी वाइफ को खुश रखो, और खुश कैसे रखो? मटेरियलिस्टिक चीजों से। जबकि ऐसा नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीजें जरूरत कहलाती है, प्यार नहीं कहलाता। प्यार अलग चीज है। प्यार साइकोलॉजिकल चीज है, इमोशनल चीज है वो। वहां पर आप इमोशनल चीजें, साइकोलॉजिकल चीजें, आप मटेरियलिस्टिक चीजों से पूरी कर रहे हो तो चलो ठीक है, एक बार को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। वो सेटिस्फेक्शन सस्टेन कब तक करेगा? एक ना एक टाइम के बाद वो चीज टूट जाएगी, या तो वो खत्म हो जाएगी, या वो एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा ऊपर चली जाएगी कि आप परेशान हो जाओगे। समझ रहे हो? तुम दोनों तरफ आपको ही गड्ढे पे पहुंचना है। तो जरूरी ये है कि आप ये चीज समझ सको कि एक रिलेशनशिप को लवली कैसे बनाया जाता है। और उसी के लिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि कामा सूत्रा बुक पढ़ो। जी, मैं लोगों अभी को पढ़ लगता है रहा कि हूँ। वो एक, हाँ, वो लोगों को लगता है कि वो सेक्सुअल नॉलेज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें सेक्सुअल नॉलेज के अलावा भी प्रिकॉशंस तक दिए हुए हैं कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है इंटीमेसी के टाइम पे। ठीक है, उसके साथ में उसमें रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड होते हैं, सस्टेन कैसे करते हैं, पिलर्स क्या क्या होने चाहिए, फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए, सब कुछ उसमें दिया है। मतलब एक तरीके से
जो पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है उसमें जितने फैक्टर्स आते हैं, इंटीमेसी आती है, फिजिकल रिलेशन आता है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आती है, मैच्योरिटी आती है, सपोर्ट कैसे करते हैं वो आती है, मतलब जितनी एक फाउंडेशन होती है रिलेशनशिप को सस्टेन करवाने के लिए, सब चीज का नॉलेज उसमें है। लेकिन लोगों को ये चीज पता नहीं है क्योंकि लोग उसको प्रमोट ही गलत तरीके से करते हैं, प्लस उसको परसीव भी गलत तरीके से करते हैं। जी, वहां पे जैसे लिखा भी हुआ था कि कैसे लड़कियों से शादी नहीं करनी, तो बाकी सारे पॉइंट मुझे जायज हाँ, लगे, ये पर भी दो, चीजें उसमें बताई गई है। हाँ, दो यूनिक पॉइंट्स थे कि जिस मतलब आपकी आपकी अगर कोई दोस्त है, बचपन की दोस्त है, उससे शादी नहीं करना है नहीं शायद। करनी चाहिए। बहुत, इसका हाँ, सबसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है केएल राहुल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है केएल राहुल। उन्होंने उन्होंने अपनी किया। बचपन की फ्रेंड से शादी की और क्या मिला रिजल्ट में, आप सब जानते हैं। जिनको नहीं पता भाइयों, आप जाओ गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो उनका डाइवोर्स हुआ किस वजह से हुआ, आपको सब पता चल जाएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है केएल राहुल। बचपन की दोस्त से तो बिल्कुल भी मत करना। और लोगों को दूसरा एक लगता है दोस्ती प्यार में बदलेगी तो एक एंजॉयमेंट आ जाएगा। एंजॉयमेंट आ जाएगा, कुछ समय के लिए आ जाएगा, लेकिन वो इंटीमेसी ना हमेशा नहीं चल पाएगी। लोगों को यहाँ पर समझना पड़ता है, एनिमलिस्टिक अप्रोच होती है रिलेशनशिप में। एनिमलिस्टिक अप्रोच मतलब आपका एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहना सेक्सुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी। और वो दूसरा एक अट्रैक्शन point तभी था। बन पाता है जब दोनों के बीच में कुछ मिस्टीरियस चीज हो। दोस्तों के बीच में मिस्टीरियस चीज नहीं हो पाती क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसीलिए बचपन के दोस्त से कभी भी नहीं करनी चाहिए। जी, और एक दूसरा वहां पॉइंट पे भी था कि खत्म हो जाती है लड़की, अट्रैक्शन। हाँ हाँ हाँ, जो लड़की कोई सीक्रेट्स दबा के नहीं रख सकती, उससे भी शादी नहीं करनी है। ये भी एक मतलब यूनिक पॉइंट बिल्कुल था। नहीं करनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। ये जितने पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं ना, ये मैंने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं जब रायपुर में था तो वहां पे जिस कंपनी में काम करता था वहां पे मतलब रायपुर, लगभग छत्तीसगढ़ वाला 500। रायपुर जो, हाँ, छत्तीसगढ़ वाला छत्तीसगढ़ वाला। रायपुर। वहां पे लगभग 500 से 550 एम्प्लॉयज होते थे। उसमें से 90% लड़कियां होती थी और 10% ओनली लड़के होते थे। अब वहां पे ले दे के मेरा डेली इंटरेक्शन होता ही था किसी ना किसी लड़की से, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ही उन्हीं की थी। कंपनी में क्राउड ही उन्हीं का था। तो मैं नहीं भी चाहता तो मेरा वहां पर इंटरेक्शन किसी ना किसी लड़की से आए दिन हो रहा होता था। ठीक है, तो वहां पर मैं रह रह कर ना समझ पाया था कि लड़कियों की साइकोलॉजी काम किस तरीके से करती है। मतलब वो किस तरीके से लड़कों को कैटेगराइज करती है, किस तरीके से वो उनको ये चीज पता चलती है कि डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, कौन हस्बैंड मटेरियल है, कौन बॉयफ्रेंड मटेरियल है, किसके साथ अभी मजे मारने हैं, किसको फ्रेंड जोन करना है और किसको भाई बनाना है। ये सब चीजें मेरे को समझ में आई कि किस तरीके से कैटेगराइज करती है। और तब मैं वहां पर समझ पाया कि किस तरीके की लड़की से अपने को दूर रहना है, किस तरीके की लड़की को लाइफ में लाना है। जी, वो कैटेगराइज कैसे करती है, इसमें अगर थोड़ा विस्तार में बताइए। मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास 4 घंटे हैं, या फिर 4 घंटे छोड़ो, आपको पूरी लाइफ टाइम का मैं दे देता हूँ। दो ऑप्शन देता हूँ पूरी लाइफ टाइम के लिए। पहला ऑप्शन है कि आप कमरे में बैठ के बोर हो गए, कुछ भी करो, मूवीज देखो, आप गेम्स खेलो, कुछ भी करो, लेकिन आपको एक कमरे के अंदर करना है। आपको जो मर्जी करना है करो, दोस्तों को अकेले बुलाओ, अकेले। पार्टी करो, कुछ भी करो, लेकिन वो कमरे के अंदर करो। दूसरा ऑप्शन है कि आपको लाइफ टाइम के लिए बाहर निकलकर एक रोलर कोस्टर है, मस्त एंजॉय करो, झूले झूलो, रोलर कोस्टर, 50 चीजें। आप दोनों में से क्या चूज करोगे? भाई, दूसरा चूज करूंगा तो ऑब्वियस है ना। है ना, ऑब्वियस रीजन है ना। तो यही चीज लड़कियां भी करती है। समझना बात को, लड़कियों का जो एक फेज होता है 30 साल के पहले पहले का, उनकी जो 30s की एज होती है उसके पहले पहले का, उनको चाहिए होता है इमोशनल रोलर कोस्टर। ये इमोशनल रोलर कोस्टर जो होता है, ये किस तरीके के लड़के दे पाते हैं, हमारे और आपकी तरह। आप आपकी पर्सनैलिटी मुझे ठीक से पता नहीं है आप किस तरीके के, बट मैं अपनी अगर पर्सनैलिटी की बात करूं, एकदम हरामी टाइप के लोग। मतलब कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कभी भी उसकी टांग खींच रहे हैं, कभी भी कुछ कर रहे हैं, कहीं भी चले गए उसको पता नहीं है। कॉल कर रही कहाँ हो, पता चल रहा है कि आज यहाँ पे है, कल वहां पे है, परसों। कोई भी प्रेडिक्टेबिलिटी है ही नहीं वहां पे। उसको पता ही नहीं है कि कब कब ये क्या कर दे। एक बच्चा होता है जैसे छोटा सा, कुछ भी कर देगा,
कभी भी सामान उठा के फेंक रहा है, कभी भी हंस रहा है, कभी भी रो रहा है, उसकी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहती कि कब क्या कर दे। उस तरीके का जो बिहेवियर होता है इनिशियल एजेस में लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उस समय में उनके जो इमोशनल एक तरीके से बोले जो केमिकल्स रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे होते हैं 30s के पहले की एज में। ठीक है, अब होता क्या है कि कोई भी इंसान होगा, बोर होने से बेटर है वो थ्रिल पसंद करेगा। मतलब बोर और स्टेबिलिटी से ज्यादा वो पसंद करेगा कि थ्रिल हो थोड़ा सा और रिस्क हो, बट एंजॉयमेंट होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो ये चीज वहां पर होती है। अब लड़कियों को इस तरीके के लड़के उनके इनिशियल एजेस में पसंद आते हैं, ठीक है। तो वो कैटेगराइज करती है कि हाँ ये बंदा जो है ये बहुत ज्यादा बिल्कुल वैसा टाइप का है, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है, मिस्टीरियस है, बस अपनी लाइफ में लगा रहता है, कोई चिंता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी लाइफ से। वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाती है। फिर जब उनको लगता है कि यार ये तो मेरे लिए था ही नहीं, क्योंकि जब वो बाकियों की लाइफ में नहीं रुका तो मेरी लाइफ में कैसे रुकेगा। समझ रहे हो आप बात को। तब उनको रियलाइज होता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। फिर इनको लगता है कि अब हमको चाहिए स्टेबिलिटी लाइफ में। अब स्टेबिलिटी कौन देता है? ये जो नाइस गाइज होते हैं। समझ रहे हो। हाँ, मतलब पहले पॉइंट का तो 2 उदाहरण मैं देख सकता हूँ कि जैसे कुछ सिनेमा होता है ना कि कोई लड़की मतलब हॉलीवुड में मतलब ज्यादा होती है। एक मिनट जी जी। हाँ जी भाई, कंटिन्यू। जी, मतलब हॉलीवुड में मतलब कुछ मूवीज मैंने देखी है कि कोई लड़की शहर से अचानक गांव में जाती है किसी भी रीजन से। वहां पे एक मिस्टीरियस लड़का आता है, मतलब वो गरीब हो अमीर हो जो भी हो, पर उसमें एक मिस्ट्री एलिमेंट रहता है। मैंने उन मूवीज में देखा है। और मतलब आपने अपने बारे में बताया कि, पर मैंने भी एक कमिटमेंट की थी कि देखिए कि जो सरकारी नौकरियां होती है या फिर जो 9 to 5 जॉब्स होती हैं, देखिए जो करते हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि बहुत मेहनत करके करनी पड़ती है। लेकिन मैं मतलब मुझे वो पसंद नहीं थी, और मैंने मतलब परिवार को और मेरी जो अभी प्रेमिका है उनको भी मतलब सीधे सीधे बता दिया, देखिए मुझे ऐसा जीवन चाहिए, और मुझे मतलब कुछ गोल्स है उसमें, ऐसा भी है कि मतलब खुद का एक गौशाला भी हो जब जहाँ से मैं मतलब ठीक ठाक दूध तो पी सकूँ, कोई अडल्टरेटेड ना हो। हाँ, तो ये विजन भी दिखा है। तो इसमें अगर मतलब बता दिया कि देखिए मेरा ये विजन है, अगर आप मेरे से मतलब मेरे साथ रुकना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रुकना चाहते तो ठीक है, तो हम एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो मतलब इतना बताने के बाद मतलब इज्जत मिलती है कि नहीं, मतलब इसे पकड़ के रखना तो थोड़ा मुश्किल है। तो 30 से नीचे का अपना जो आपने जो उदाहरण दिया उसके साथ शायद मैच करता है थोड़ा सा। देखो, लड़कियां ऐसे लड़कों को ही पकड़ के रखना पसंद करती है जो पकड़ में आते नहीं है। जी डिनाई करेंगी, लेकिन आप साइकोलॉजिकल वे में देखोगे तो उनको वही चीज ज्यादा पसंद आती है जो चीज उनको नहीं मिल सकती। सेलिब्रिटी क्रश किसको कहते हैं? सेलिब्रिटी क्रश क्या कभी नॉर्मल पीपल के बीच में होता है? नहीं होता। सेलिब्रिटी क्रश क्यों होता है? क्योंकि वो सेलिब्रिटी हमें नहीं मिल सकता। समझ रहे हो। जी ये जो डेस्परेशन डेवलप होती है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए होती है जो कभी भी मिल ही नहीं सकते। तो उस तरीके का आपको बनना पड़ेगा एज अ मैन। आपको वो चीज उनकी पूरी करनी पड़ेगी। जी जी जी। आप मतलब लड़कों उनकी को भी तो नीड पूरी नहीं कर रहे हो, फिर आप बोलते हो कि लड़कियों को चाहिए क्या। और जब बता रहे हैं कि क्या चाहिए, तो फिर वो चीज अप्लाई भी नहीं करनी है। और चलो अप्लाई कर भी लिया तो आपका फ्रेम टूट जाता है, आप हाथ खड़े कर देते हो कि कब तक करेंगे। अरे आप सांस, एक बात बताओ, जीवन भर लेते हो ना, खाना जीवन भर खाते हो ना जीने के लिए, पानी जीवन भर पीते हो ना, तो फिर आप वहां पे भी ये लॉजिक लगाओ कि कब तक पीऊंगा यार, मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही है। ऐसे नहीं होता। आपको हमेशा उस फ्रेम में रहना पड़ेगा। जी जी आपको हमेशा उसकी नीड पूरी करनी पड़ेगी, जो उसकी नीड है। कि आप वैसे एक्ट करो जैसे टॉप 1% वाले एक्ट करते हैं, कि आप डेस्परेट नहीं हो। आपको चाहत है उसकी, लेकिन डेस्परेशन नहीं है। चाहत और डेस्परेशन में फर्क होता है। लोग चाहत और डेस्परेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ज्यादातर लड़के। इसलिए वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होते हैं मूवीज से। मूवीज में दिखाया जाता है, शाहरुख खान की मूवीज में, कि पड़े रहो पीछे और एक टाइम आएगा कि वो बिल्कुल इम्प्रेस पानी हो चाहिए। जाएगी और बस हो गए। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता।
एक भी मैंने लड़की आज तक ऐसी रियल लाइफ में नहीं देखी कि कोई लड़का उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हो और वो सेड्यूस हो गई हो और उसके इम्प्रेस होकर उससे बोल दिया कि हाँ भाई तू ही है मेरे सपनों का राजा। सपनों का राजा वही है भाई। सपनों का राजा आप इमेजिन करोगे तो आपको पर्सनैलिटी समझ में आएगी। इमेजिन करने में भी आपको लगेगा कि एकदम चौड़ा सा बंदा है, चार्मिंग उसका बिल्कुल फेस है, एकदम ऑरा दिख रहा है उसके चलने फिरने में, घोड़े पे बैठ के बिल्कुल सीना एकदम चौड़ा, कंधे एकदम बड़े बड़े। आपके आएगा ना दिमाग में, आप सपनों का राजा इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो वैसी पर्सनैलिटी ग्रैब करो ना भाई, जैसा आप इमेजिन कर रहे हो। मैं जब बोलता हूं मर्द, तो मर्द नाम के आगे डेफिनेशन अगर मैं बोलूं कि आप इमेजिन करो मर्द, तो मर्द की पर्सनैलिटी आपके दिमाग में क्या क्या आएगी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में आएंगे? प्रोवाइडर, हरी आवाज, पिता, हाँ ये प्रोवाइडर प्रोटेक्टर सुनी हुई चीज है। सबसे पहले हाँ क्या आएगी? एक बल्की सी बॉडी, जी, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब किसी से नहीं डरता, डरता किसी से भी नहीं है, वो खुद से भी नहीं डरता। खुद की इज्जत पहले करेगा, दूसरे की बाद में करेगा, चाहे कोई भी हो सामने। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा टॉप पे, ठीक है। उसके बाद उसकी आवाज, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसकी सोच। वो रिलीजियस होगा, बहुत ज्यादा रिलीजन पे बहुत बिलीव करता होगा। तो ये सब चीजें अगर आपके पास आ रही है, इमोशनल स्ट्रेंथ, बात बात पे रोना गाना नहीं मचाता, पेशेंस है अंदर, उसके चेहरे पे कामनेस दिखती है, बैठा होता है बिल्कुल सोच रहा है, तो चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए मैंने बोला वो रायपुर वाली जर्नी जब मैं बताऊंगा ना, तो मैस्कुलिनिटी का बहुत बड़ा चैप्टर आपको मिलेगा जानने के लिए। इमोशनल स्ट्रेंथ, पेशेंस, ये सब चीजें आज जब आप इमेजिन कर पाते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में आती है सिर्फ एक मर्द नाम के शब्द के आगे, तो उस चीजों को आप अपनी लाइफ में डायरेक्टली अप्लाई करो, उस तरीके के बन जाओ, आप हो जाओगे मैस्कुलिन, पता भी नहीं चलेगा आपको। स्ट्रेंथ, दर्द सहना सीख जाओ। वो जो मूवी का डायलॉग था ना, मर्द को दर्द नहीं होता, उसमें लॉजिक है, प्रैक्टिकल लॉजिक है उसमें। मैं आपको दे सकता हूं इस चीज का एग्जांपल अपना खुद का। मैं भाई इतना ज्यादा इमोशनलेस हो गया हूं, इतना ज्यादा इमोशनलेस हो गया हूं कि अभी 6 महीने पहले की बात है, 6-8 महीने पहले की, जिम में था मैं। अब जिम में मैं प्लेट उठा रहा था, 25 या 30 किलो की थी प्लेट, उठाया। अब पर लोहे की नहीं थी, वो रबराइज वाली थी। उठाया मैं, वो मेरे हाथों से छूट के मेरे पैर पे गिरी, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर से नहीं गिरी, वरना मेरे पैर की उंगली टूट जाती। ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, गैप नहीं था ज्यादा, लेकिन गिरी। अब वहां पे हुआ क्या, मेरे सामने ही मुझसे थोड़ी सी ज्यादा बॉडी वाला बंदा था, समझना बात को। वहां पे मेरा जैसी प्लेट गिरी ना, तो मेरा टेस्टोस्टेरोन अचानक से स्पाइक किया, बूस्ट हुआ अचानक से, और मेरे मुंह से एक आ भी नहीं निकली, मेरे चेहरे पे एक एक्सप्रेशन तक नहीं आया कि मेरे पैर पे कुछ गिरा और मुझे दर्द हो रहा है। मैं ऐसे ही नॉर्मल जैसे कोई चीज गिरी है मैंने उठाई और वापस जाके रख दी, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कुछ भी नहीं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, मर्द को दर्द नहीं होता वाला। जब आप इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हो अपने आप को इमोशनलेस बनाने में, जब आपके इमोशन सही जगह से निकल रहे होते हैं। इमोशनलेस होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल रोबोट हो जाओ, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। इमोशनलेस होने का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इमोशंस निकल कहां से रहे हैं। आप बात बात पे इमोशनल हो रहे हो, या फिर आपको पता है कि किस जगह आपको इमोशंस यूज करने हैं, किस जगह वेस्ट नहीं करने हैं। छोटी छोटी चीजों में इमोशंस निकल आना कमजोरी है, वो मेच्योरिटी नहीं है एक मर्द के लिए। हाँ मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मर्द रोए तो क्या, ये रोए तो क्या। मैं बोलता हूँ कि देखो रो सकते हैं, ऐसा नहीं कि रोते नहीं है, ठीक है। मैंने बस एक उदाहरण दिया था कि जैसे सोचिए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका का फाइनल चल रहा है। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा हार जाते हैं, वो रोए, जायज है कि उन्होंने बहुत कोशिश की, पर स्टेडियम में बैठे मर्द क्यों रोए?
उन्होंने तो मतलब कोई एफर्ट लगाया नहीं, मैं सपोर्ट करने आया था, वो रोए, मतलब ये शोभा नहीं देता। मैंने ये बताया था कि रोहित शर्मा विराट कोहली अगर हार जाए फाइनल में, उन्होंने एफर्ट दिया था, रो दिया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एक बात बताता हूँ आपको, आपने गॉड ऑफ वॉर गेम खेला है? जी नहीं नहीं, आपको खेलना चाहिए। कंप्यूटर गेम है। आपको इतना, हाँ, इतना बड़ा लाइफ लेसन देके जाएगा ना, आप रो दोगे। सच बता रहा हूँ, रो दोगे आप। क्या? एक्चुअली में रो दोगे, क्योंकि मैं जब खेला हूं ना, जितनी बार खेला है मैंने गॉड ऑफ वॉर, उतनी बार रोया हूं। गॉड ऑफ वॉर 1 से लेकर गॉड ऑफ वॉर 2018 रैग्नारॉक, ये एंड तक, ये पूरी सीरीज आप खेलोगे ना, जितनी बार आप खेलोगे उतनी बार रोगे। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ। मतलब क्या था उसमें ऐसा? उसमें ये था, रियल लाइफ में आप इमेजिन करना। मैं मतलब रिलेट कर पाया उससे, इसलिए मैं हर बार रोता हूँ जब जब मैं उस गेम को खेलता हूँ। उसकी पूरी लाइफ में उसने शुरुआत में वो गॉड ऑफ वॉर में जो मेन कैरेक्टर है क्रेटोस, वो पैदा होता है एक भगवान की तरह, क्योंकि उसका पिता जो था वो भगवान था। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, नाजायज औलाद था क्रेटोस अपने पिता की। अब पूरी लाइफ में उसको चाहिए कि उसको पीस मिले, शांति मिले, लोग उसको प्रेम करें, रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, उसे कोई हेट ना करे। लेकिन उसके एक्शंस कुछ इस तरीके के हो जाते हैं कि वो अपने पिता को ही मार देता है। उसको मैनिपुलेट किया जाता है कि वो मासूम लोगों को मार देता है। अब मासूम लोगों को मारने के चक्कर में जिसने उसको मैनिपुलेट किया था, वो उसको और ज्यादा इमोशनलेस बनाने के लिए उसके ही हाथों से उसकी बीवी और उसकी छोटी सी बच्ची को मरवा देता है, धोखे से मैनिपुलेट करके। अब जब वो ये चीज देखता है तो उसकी आंखें खुलती है, ये मैंने क्या कर दिया। मैं इतना ज्यादा मैनिपुलेट हो गया कि मैंने मासूमों की तो जान ली ही ली, अपनी बेटी और अपनी बच्ची की भी ले ली। जब वहां पर उसके खुद के परिवार के ऊपर बात आई तो उसकी आंखें खुल गई। अब जिसने मैनिपुलेट किया था, उससे बदला लेने के चक्कर में उसकी बदले की आग इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है कि वो उसके चक्कर में सबसे बदला लेना चालू कर देता है, जो जो उसके रास्ते में आता है, जो जो उसको धोखा देता है, सबके साथ वो बदला लेता है। जितने भी भगवान थे उसको दिखाते थे कि हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, केवल उसका यूज कर रहे थे सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए, और उसका भरोसा तोड़ते जाते थे बार बार। उसका भरोसा उड़ गया कि अब सबकी ऐसी की तैसी, सारे भगवान एक जैसे हैं, मैं सबसे अब बदला लूंगा। वो बदला लेता है, लेता है, लेता है, लेता है। गॉड ऑफ वॉर 3 सीरीज में पहुंचने के बाद वो सबको खत्म कर देता है, सभी भगवानों को, अपने पिता तक को। फिर उसे लगता है कि मुझे शायद चैन की मौत मिले, क्योंकि अब मैं बदला ले चुका हूं। अब उसके साथ होता क्या है कि ये जितनी जो अपनी बीवी को मारा उसने, मासूमों को मारा, बच्ची को मारा अपनी, उसके साथ ये सब चीजें ना उसको बार बार नाइटमेयर की तरह याद आती है कि उसने लाइफ में इतने पाप किए। जब भी वो सोने जाता है, इसको वो सपने आते हैं बुरे बुरे, अपनी बीवी को मारते हुए देखता है, बच्ची को मरते हुए देखता है वो, तो वो बार बार उठ जाता है, सो नहीं पाता बेचारा। और वो हाथ जोड़ जोड़ के वो बोलता है कि प्लीज, माफी मांगता हूं मैं, मुझसे गलती हो गई, मेरे ये नाइटमेयर्स को दूर कर दो, मुझे ऐसा कुछ कर दो कि मैं भूल जाऊं, मेरे दिमाग से ये मेमोरी को मिटा दो। लेकिन वो भगवान उसकी मेमोरी को नहीं मिटा पाते। एट द एंड वो उनके साथ ही जीना चालू करता है, सोना भूल जाता है, वो सोता ही नहीं है, क्योंकि जब भी सोने जाता है नाइटमेयर्स आते हैं। उससे रिग्रेट होता है हर पल कि मैंने क्या गलतियां की है। अब वो गलतियों को सुधार सकता है, लेकिन उन गलतियों को वापस से अंडू नहीं कर सकता। इस चीज का रिग्रेट उसको लाइफ टाइम तक रहता है। अब रैग्नारॉक वाले सीरीज में ये होता है कि एट द एंड जो वो चाहता था जीवन में कि उसे लोग पूजे, उसकी गलतियों को माफ करे और उसे शांति मिले, उसे भगवान की तरह पूजे, उसकी गलतियों को माफ करते, वो चीज उसको मिल जाती है। तो पूरे के पूरे सीरीज में सिर्फ एक बार वो रोता है जब वो सीन देखता है कि मुझे भगवान की तरह पूजने लग गए हैं लोग और मेरी गलतियों को माफ कर दिया है। और उसमें भी कुछ सेकंड्स के लिए रोता है, कुछ 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए। और पूरे की पूरी सीरीज में आप उसको इतना ज्यादा इमोशनलेस देखोगे, इतना ज्यादा इमोशनलेस देखोगे कि आप, सच बता रहा हूँ, आप खेल के देखो एक बार। इतने सारे आपको चैप्टर्स मिलेंगे ना मैस्कुलिनिटी के, और इतने सारा आपको
चैप्टर ये भी मिलेगा कि आपको किस तरीके का इंसान बनना है, किस तरीके का नहीं बनना है। अब वो चीज़ रिलेट मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में इतने पाप किए हैं भाई। आज की डेट में मेरी मेरी जब भी सोने जाता हूं मैं, मुझे बुरा सपना बन के वो याद आते हैं। मैंने इतने मासूमों के साथ उनको बुली किया है सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए, और मैं गिनवा नहीं सकता, बहुत पाप किए हैं मैंने। उस चीज का रिग्रेट मुझे होता है, और वो चीज मैं अंडू नहीं कर सकता, सिर्फ रिग्रेट कर सकता हूँ। और मैं हर डेली गुरुद्वारा जाता हूँ, माफी मांगता हूँ मैं, यार हो गई, मैं नादान था उस समय, लेकिन अब मैं समझदार हो गया हूँ, अब मुझे पता चला है कि मैं लाइफ में क्या गलतियां कर चुका हूँ, तो कम से कम मैं माफी तो मांग सकता हूँ ना। इसलिए मैं हर बार जब खेलता हूँ तो रोता हूँ, क्योंकि रिलेट कर पाता हूँ कि वो गेम का मैसेज क्या था। मैसेज ये था कि आप लाइफ में पाप करते हो, और जब आपको रियलाइज होता है कि आपने पाप किया ना, तब आप उसको अंडू नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिग्रेट करोगे। आपको हमेशा आपके किए गए पाप नाइटमेयर बन के आपको सताएंगे। ये मैसेज था उनका। मतलब मतलब मैं सोच सोच रहा हूँ कि जैसे मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, उन्हें विशेष तौर पे कुत्तों से या हाथियों से, ठीक है। तो मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे कोई मैनिपुलेट करवा के इनको ही क्षति पहुंचाए। तो और आखिर में मुझे अगर पता चले कि मतलब मैंने मतलब मेरा मेरा कोई हाथ था उसका काम में, तो मुझे बहुत दुख लगेगा। और बिल्कुल। जी। आप सोचो कोई एक कंप्यूटर गेम आपको इतना बड़ा लाइफ लेसन देकर चला जाए, तो वो सिर्फ गेम नहीं है, सिनेमा नहीं निकली उससे उसकी कोई? निकलने वाली है। अच्छा, फिर बहुत लोगों को पता चलेगा शायद। लेकिन सच अब में मतलब जरूर आप आप एक बार खेलिए। मतलब कोशिश करूंगा, क्योंकि शायद अब रिलेट ना कर पाऊँ, पर जितना भी सोच रहा हूँ शायद बहुत ही बुरा होगा, मतलब ऐसा अगर किसी के जीवन में हो तो। उसमें बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे भी है 2018 वाले में और 2016 वाले में, जिसमें ओल्ड उसको दिखाया गया है, ओल्ड क्रेटोस का ओल्डर वर्जन दिखाया गया है, मैच्योर वाला, दाढ़ी वाला, बिल्कुल। उसमें बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे भी हैं जो मैस्कुलिनिटी से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। आप डायलॉग्स पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, आप कुछ उसकी उदाहरण दे सकते पर्सनैलिटी हैं? देखिएगा। मतलब कुछ उदाहरण दे सकते हैं डायलॉग्स की? मतलब तो जैसे सोच। एक डायलॉग था जिसमें क्रेटोस अपने बेटे को समझाता है, जब उसका बेटा बोलता है कि शिकार कर रहे होते हैं शायद वो, तो वो नहीं कर पाता शिकार, गलती कर देता है कुछ, तो वो बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो उसने बोला था उसको कि डोंट बी सॉरी, बी बेटर। सॉरी मत फील करो, बेटर बनो, इंप्रूवमेंट्स करो। ना सॉरी फील करो, ना रिग्रेट फील करो, सिर्फ बेटर बनो, इंप्रूव करो खुद को। सबसे पहला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। वो अपने ही बेटे को लेसन दे रहा होता है कि वो जब हंट कर रहे होते हैं, किसी शिकार कर रहे होते हैं वो डियर का, तो अपने बेटे को बोलता है कि तुम शिकार कर रहे हो, उसका पीछा नहीं कर रहे हो, इसीलिए छुप के वार मत करो। अब सोचो कितना बड़ा लेसन है। मतलब नाइंसाफी होगी, मतलब उसको कोई बचने का मौका ही नहीं मिला, हाँ, ऐसा कुछ। आप शिकार कर रहे हो, पीछा नहीं कर रहे हो उसका। कि तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वो फिर अपने बेटे को ही लेसन दे रहा होता है। उसमें वो बताता है उसको कि क्या डायलॉग था वो, हाँ, फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। आपने जो शुरू किया है उसको कंक्लूड करो। इसको अब अगर आप रियल लाइफ में अप्लाई करो, तो हम क्या करते हैं लड़के ज्यादातर, कुछ भी हम प्लान सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसको बीच में ही खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यूट्यूबर्स दो बैठ के बात कर रहे हैं, तो यूट्यूबर्स का ही ले लेते हैं। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो चैनल स्टार्ट करते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने से पहले ही बंद कर देते हैं। जी जी, उतना तो शायद करना चाहिए, फिर इनकम अगर ना आए तो सोच सकते हैं, ठीक। हाँ, तो वो पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर।
फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। आप जो भी शुरू करो उसको खत्म करो, कंक्लूड करो। या फिर जो भी जिम्मेदारी आप खुद से लेते हैं उसे तो कम से कम मतलब फिनिश मतलब खत्म करो। मतलब आपने ली बिल्कुल जिम्मेदारी, फिर 2 दिन बाद कहते हैं कि मुझे ना भाई 2 दिन से बहुत बिजी था, कर नहीं बिल्कुल। पाया। तो बोला तो 2 दिन पहले ही अब बता देते, इसमें, तुम्हारे को काम देता। हाँ, इसमें एक चैप्टर और था, एक लेसन और था। वो अपनी वाइफ, जब उसकी वाइफ मर जाती है क्लेटोस की, तो वो, अब ये तो खैर सीन थोड़ा सा लंबा है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन जो डायलॉग था वो मैं आपको बता रहा हूँ बोल के, कि इमोशंस कहाँ निकलने चाहिए। जैसा मैंने अभी बोला था कि इमोशन आपके सही जगह निकलने चाहिए। उस वो इमोशनल सीन इतना ज्यादा इमोशनल था, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट अपनी वाइफ को याद करके वो बोलता है, उसकी वाइफ उसको बोलती है मरने से पहले कि हमारे बच्चे का ध्यान रखना, ये ड्यूटी तुम्हारी है कि तुम उसको प्रोटेक्ट करो। तो वो अपनी वाइफ को याद करते हुए बोलता है कि आई डू नॉट नो हाउ टू डू दिस विदाउट यू। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना ये कैसे करूंगा। वो सीन भाई इतना ज्यादा इमोशनल था, इतना ज्यादा इमोशनल था, आपको एक सेकंड नहीं लगेगा आंसू टपकाने में। और उस सीन में अगर आपके आंसू टपके, आप समझ जाना कि आपके इमोशंस कहाँ से निकलने चाहिए। राइट डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए इमोशनल, अपने इमोशंस को बाहर निकालने की। बात बात पे नहीं निकालने चाहिए। पूरे गेम सीरीज में वो कहीं भी रोता हुआ नहीं दिखाया गया, केवल 2 सीन में दिखाया गया। एक तो वो जब अपनी वाइफ को याद कर रहा है, जब उसको छोड़ के चली गई है, तो उसको समझ में आ रहा है कि इनकम्प्लीटेंसी क्या होती है, वो कैसे इनकम्प्लीट है उसके बिना। दूसरा जब दिखाता है, जब उसको पता चलता है कि जो वो अपने जीवन में हमेशा चाहता था उसको मिल गया एंड में, लेकिन किस कॉस्ट पे मिला। जीत तो गया वो, लेकिन किस कॉस्ट पे। बाप को मार दिया, सारे भगवानों को मार दिया, इतने मासूमों को मार दिया, बीवी को मार दिया, बच्ची को मार दिया। अब उसका बेटा है बस एक, वो भी अब उसको छोड़ के अपनी जंग लड़ने निकल चुका है। वो उसमें भी, हाँ, ये भी एक मैस्कुलिनिटी का चैप्टर था। अपने बेटे को बोलता है कि तेरी जंग है, तू जा, मेरा पीछा छोड़, तू खुद लड़ अपनी जंग। जी मैं जब तक जितना तुझे सिखा सकता था मैंने सिखा दिया है, अब ये तेरे जीवन की जंग है, तू खुद लड़। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जितने डिसीजंस है, वो सब तेरे, रिस्क भी तेरे, प्रॉफिट भी तेरा, लॉस भी तेरा, सब कुछ तेरा। ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि सेल्फ इंडिपेंडेंसी जितनी जल्दी हो जाए आप ले लो। अपने पिता पे डिपेंडेंट आप जितनी जल्दी होना छोड़ दोगे, आपकी लाइफ के लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, यहाँ से मतलब मुझे एक और पॉइंट दिमाग में आ रहा है कि पेरेंटिंग के बारे में। जैसे कि आज 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, हम सब भी तो शायद पिता बनने वाले हैं। तो हम्म, बेटा हो बेटी हो, मतलब ज्यादातर तौर पे तो मतलब प्रॉब्लम्स बेटे के साथ ही आते हैं, क्योंकि बेटियां मतलब मैं जितना सोच पा रहा हूँ कि अभी का जो समाज है शायद बेटियों को भी अलग अलग चीजें परेशान करती हो। पर बेटे के साथ जो पिता का ना जो रिश्ता है ना, वो थोड़ा खटास से बड़ा है, भरा है। तो आपको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो नए जो आदमी है जो पिता बन रहे हैं, तो वो एक लड़के को कैसा रवैया दिखाए पिता के तौर पर। भाई आप अपने बच्चे के लिए हीरो होने चाहिए। एनिमल मूवी में बोलता है ना, मेरे पापा मेरे हीरो है। आपको वो रियल हीरो बनना पड़ेगा अपने बेटे के लिए। अपने बाप पे उसको प्राउड फील होना चाहिए कि ये मेरा बाप है। इतनी रिस्पेक्ट करे आपकी, इतनी रिस्पेक्ट करे कि आपको आइडल समझे, कि मैं बनूंगा तो अपने बाप की तरह बनूंगा। उसको अपना आइडल अपने घर से बाहर ना ढूंढना पड़े, किसी सेलिब्रिटी को आइडल ना बनाना पड़े। इन्फ्लुएंस होना किसी से अलग बात है, इंस्पिरेशन लेना अलग बात है, आइडल बनाना सबसे मेन चीज है। उसका आइडल आप होने चाहिए, क्योंकि आप उसके बाप हो, वो आपका खून है। सबसे पहला उसका आइडल आप होने चाहिए। आपके अंदर उतनी मैस्कुलिनिटी हो कि आप अपने बच्चे को वो चीज सिखा सको। आपके एक्शंस इतने ज्यादा स्ट्रांग और इतने ज्यादा करेक्ट होने चाहिए कि आप अपने बच्चे को सही रास्ते दिखा सको। आपके अंदर उतनी इमोशनल स्ट्रेंथ और इतनी पेशेंस होना चाहिए कि जब आपको लगे कि अब वो
इतना हो चुका है कि अब मैं उसको उसके पैरों पे खड़ा करने के लिए उसको धक्के दे सकता हूँ। होता है ना, जब वो बाप पीछे से साइकिल चलाना सिखा रहा होता है तो एक टाइम आता है वो छोड़ देता है। अचानक ही छोड़। छोड़ना सीखना पड़ेगा, छोड़ना सीखना पड़ेगा। आपको खुद अपने बच्चे का हाथ छोड़ना पड़ेगा एक टाइम आने के बाद। आप हमेशा उसको पैम्पर करके नहीं रख सकते, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को आपको एक टाइम आने के बाद छोड़ना पड़ेगा उनके पैरों पे खड़े होने के लिए, कि अब ये तेरी लाइफ है। मैंने तुझे बना दिया, जितना मैं तुझे पढ़ा सकता था पढ़ा दिया, जितना मैं तुझे ज्ञान दे सकता था सिखा सकता था सिखा दिया। अब ये लाइफ को तू कैसे कैरी करेगा सही डायरेक्शन में, वो तेरा डिसीजन है। तू मुझसे एडवाइस ले सकता है, लेकिन मैं हर पल तेरे साथ नहीं रहने वाला। तुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तुझे खुद के लिए कमाना पड़ेगा, खुद की लाइफ को रिस्क में डाल के उससे निकलना पड़ेगा। तुझे धक्के खाने पड़ेंगे, स्ट्रगल्स करना पड़ेंगे। लेकिन इसका उल्टा करते हैं, सब चीजें हाथ में पकड़ा देते हैं, नौकरी भी वही लगा के दे देंगे। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि यार वो मेरा एक दोस्त है, अपने बच्चे को भेज दो मैं लगवा दूंगा, या फिर अपना ही बच्चा होगा तो अरे वो मेरा एक दोस्त है मैं बात करता हूँ उससे लगवा देता हूँ। गलत है ये, बहुत ज्यादा गलत है। क्या सिखा रहे हो आप अपने बच्चे को? उसकी हर चीज आप पैम्पर करके। बाप का फर्ज ये नहीं होता कि उसको सब चीजें लाकर परोस दे, बाप का फर्ज होता है कि वो उसको काबिल बनाए। काबिल बनाने के बाद छोड़ दे, अब तू जान तेरा काम जाने, मुझसे तू 1 रुपए भी नहीं मांगेगा। आप उसको ऐसा बोलो मत कि तू मुझसे 1 रुपए नहीं मांगेगा। आप उसके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप कर दो कि उसको खुद से ये चीज फील हो कि अब मैं पापा से 1 रुपए नहीं मांगूंगा, अब मैं खुद कमाऊंगा। और उसके अंदर उतना बिलीव भी हो कि मैं कर सकता हूं, चाहे कितना भी हारूं। एक आएगा जब मैं जीतूंगा, 100 बार हारूंगा, 101वां जब आएगा तब मैं जीतूंगा। इतना बिलीव होना चाहिए उसके अंदर खुद पे। जी मतलब ये सब चीजें सिखाने का काम बाप का होता ये है, मतलब लेकिन एक ही ध्यान ही नहीं पॉइंट में देते। पूरा, मतलब एक ही पॉइंट में अपने पैदा पूरा कर चीज। लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, टाइम नहीं देते। और ये टाइम ना देना हमारी नस्ल को कमजोर कर रहा है। बेबी सिटर्स के ऊपर छोड़ देना, कोई नैनी रख लेना, केयर टेकर रख लेना, सबसे बुरी चीज है। उनको नहीं पड़ी आपके बच्चे की, जी वो सिर्फ उतना करेंगी जितने के आप पैसे दे रहे हो, जी बाकी जाएगा बाढ़ में। इसलिए जो आने वाली जनरेशन में पिता बनेंगे, भाई पिता बनने से पहले पिता होता क्या है वो सीख लो। मैस्कुलिनिटी के चैप्टर्स पढ़ो, थोड़े धक्के खा लो, थोड़ी सी अपना ईगो बूस्ट कर लो, थोड़ा अपना एटीट्यूड है ऑरा बना लो, अपने आप को वैसा बना लो कि आप अपने बेटे के आइडल बन सको। यूं ही मत बाप बन जाओ किसी के। मतलब आपके अंदर एक ही उतनी पॉइंट, मेच्योरिटी होनी चाहिए। मतलब आपने एक ही पॉइंट में ये पूरा सिलसिला मतलब समझा दिया कि कैसे आइडियल बना जाता है या फिर कैसे अपने बिल्कुल। बेटे को खुद के बल छोड़ना सीखना पड़ता है। जी मतलब इस मुद्दे में मैंने मतलब राय, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि जैसे कि शायद मैं भी पिता बनूं आज से 5-10 साल बाद, तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी एडवाइस होगी। आपकी एक आखिरी वीडियो थी शायद, उसमें आपने मतलब आपने कहना चाहा कि जो पिछले जनरेशन की जो फीमेल्स थी उन पे कुछ अत्याचार हुए, और उनका बदला इस जनरेशन्स की फीमेल्स कैसे लेंगी ना। तो हम्म। मैंने भी इस बारे में सोचा, पर फिर एक मतलब सिंपल सी चीज एक मेरे सामने आई कि देखिए, आपके या मेरे दादी के साथ अगर कुछ गलत काम हुआ होगा तो उसका भुगतान हम करेंगे, मतलब हम लड़के होते हुए भी करेंगे, हमारे परिवार में उसका इफेक्ट होगा। और किसी भी लड़की की क्या कोई पिता, मतलब लड़की लड़की का कोई पिता नहीं होगा, उसका कोई मतलब दादा नहीं होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मर्द से मर्द पैदा होते हैं कि औरत से औरत पैदा होती है, उनकी एक अलग नस्ल है, हमारी एक अलग नस्ल है, कि उनके ऊपर इस नस्ल ने मतलब दबाव बनाया। मतलब
ये तो जनरेशन वाइज नहीं चलती ना, कि जैसे पिछड़ा जो वर्ग है भारत का, उनमें उनके ऊपर जो अत्याचार है वो हमें जनरेशन में दिखती है कि उनके परिवार को कुछ चीजें मतलब तब इस्तेमाल नहीं करने दी, पढ़ाई नहीं करने दिया, तो इस जनरेशन में हम देख सकते हैं उसका फल। पर मेल फीमेल में तो शायद नहीं देख सकते। इसके बारे में क्या राय है? देखो, रिजल्ट मिलना अलग चीज है, उस रिजल्ट को जस्टिफाई कर देना अलग चीज है। वो जो थ्योरी है, एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, समझना बात को। मैं आज अपने बच्चे को ट्रॉमा दूंगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कल को वो अपने बच्चे को चाइल्डहुड ट्रॉमा इसलिए देगा क्योंकि मेरे बाप ने भी तो दिया था, तुझे मिल रहा है तो तू क्या, तेरी मुझे भी तो मिला था। ये जस्टिफिकेशन देना गलत है। मैं जस्टिफिकेशन के खिलाफ हूं। मैंने जो वीडियो बनाई थी, उन मैडम ने बोला था कि एलिमनी ले रही हूं 10 लाख की, और मैं प्राउड फील करती हूं क्योंकि सालों सालों से ये चलता आ रहा है, परंपरा के नाम पे हमसे इतना लूटा गया है, इतना 5,000 सालों से महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, तो अब आपके साथ हो रहा है, तो ये तो कर्मा है। जब खुद पे आई तो बात पता चली कैसा फील होता है। ये जस्टिफिकेशन देना गलत है। पास्ट में किसी और मर्द ने किसी और औरत पे कोई क्राइम किया, उसका भुगतान आज की डेट में कोई दूसरा मर्द किसी और औरत के साथ कुछ करता हुआ क्यों करेगा? जी, कोई रिश्ता भी नहीं है उनके बीच। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई कनेक्शन नहीं है। उसका इम्पैक्ट पड़ना अलग बात है, लेकिन उस इम्पैक्ट को जस्टिफिकेशन देना वो गलत बात है। कर्मा हमारे हाथ में डिसाइड नहीं होता, कर्मा होता है तो वो अपने आप आ जाता है। और ये जो आज की डेट में चल रहा है, ये कर्मा बिल्कुल भी नहीं है, ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। ये कर्मा के नाम पे, कर्मा के आड़ में क्राइम्स किए जा रहे हैं और जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये तो कर्मा है। क्योंकि कर्मा आपने बोल दिया तो अब कोई सामने वाले के पास कोई लॉजिक बचेगा ही नहीं। लेकिन लॉजिक ऐसा नहीं हो सकता, सारे मेरे जैसे नहीं मिले इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई लॉजिक नहीं दे पाएगा। आप मुझसे मिलो ना, मैं देता हूं लॉजिक आपको। जस्टिफिकेशन मत दो, अकाउंटेबिलिटी लो। जहां बात आती है इक्वालिटी की, तो वहां पर आप टोटल इक्वालिटी की बात करो ना। मैं आपको देता हूं, मैं अगर 10 बार जोमेटो से कुछ ऑर्डर करूं तो मुझे 5 बार लड़के आने चाहिए, 5 बार लड़की आनी चाहिए, तब मैं मानूंगा इक्वालिटी। जी, वहां पे क्यों नहीं चाहिए इक्वालिटी? सिलेक्टिव इक्वालिटी क्यों चाहिए? इनको इक्वालिटी चाहिए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। जहां पे अपॉर्चुनिटी है, जहां हमारा फायदा हो रहा है, वहां पे हमें इक्वालिटी चाहिए। और वहां पर अगर इनको नहीं मिला चांस, तो फिर ये आ जाएंगे अपना एजेंडा लेकर कि हमें ऑप्रेस किया जा रहा है, हमें सप्रेस किया जा रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें इक्वल राइट्स चाहिए। अरे इक्वल राइट्स वहां पे क्यों चाहिए जहां पे आपका बेनिफिट है? वहां क्यों नहीं चाहिए जहां पे बेनिफिट नहीं है आपका? सीधी सी बात है। इक्वल राइट्स की बात हुई थी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हुई थी, मिल गई। इक्वल राइट्स क्या मिले भाई? इक्वल की जगह बायस्ड राइट्स मिल गए हैं। इक्वल लॉज की जगह बायस्ड लॉज मिल गए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज की जगह रिजर्वेशन और डाइवर्शन मिल गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हुई थी तो डाइवर्शन और रिजर्वेशन तक कहां से पहुंच गई बात? आप प्रूफ करो ना खुद को डिजर्विंग। क्या हम मर्द प्रूफ नहीं करते क्या डिजर्विंग किसी को, कंपनीज में जाने के लिए, हायर पोजीशन पाने के लिए? कि ये ऐसा हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ, पेट्रियार्की, मेट्रियार्की और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये जितने वर्ड्स है ना, ये सब बनाए गए वर्ड्स है केवल भटकाने के लिए और पूरा का पूरा ब्लेम मर्दों पे डालने के लिए। आप एक बात बताओ, आप राइट्स की बात कर रहे हो, राइट्स की बात कर रहे हो तो राइट्स की बात करो ना। राइट्स की बात करने के नाम पे सोसाइटियल प्रेशर और सोसाइटियल इश्यूज को आप काउंटर कर रहे हो, ये कौन सा लॉजिक है? राइट्स ये कहता है कि 50-50 होना चाहिए। अगर लड़की ने क्राइम किया है तो उसको भी वही सजा मिलेगी, लड़के ने क्राइम किया है तो उसको भी वही सजा मिलेगी। ये होती है इक्वालिटी, ये होते हैं इक्वल राइट्स।
अगर लड़के के साथ गलत हुआ तो उसको भी वही जस्टिस मिलेगा, लड़की के साथ हुआ तो उसको भी वही जस्टिस मिलेगा। ये होता है इक्वल राइट। अगर एक कंपनी है तो वो कंपनी का अधिकार बनता है कि आप लड़के को भी हायर करो, लड़की को भी हायर करो, लेकिन डिपेंड करता है कि लड़का अगर ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है तो ऑब्वियस सी बात है लड़के को हायर करेगी कंपनी। लड़की को क्यों करेगी? सिर्फ उसके जेंडर की वजह से। तो यहां पर आप ब्लेम कर दो कि पेट्रियार्की है। ये कहां से पेट्रियार्की भाई? आप प्रूव नहीं कर सकते खुद को कि आपके पास वैल्यू है कंपनी को देने के लिए, तो कंपनी कैसे हायर करेगी? सिर्फ आपके जेंडर की वजह से तो आपको हायर नहीं किया जा सकता ना। फिर ये इक्वालिटी कहां से हुई? ये तो बायसनेस हो गई ना फिर। बताओ, क्या आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास आएंगे दो लड़के और एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, दो लोग आएंगे आपके पास काम मांगने के लिए कि हम आपके चैनल पे काम करना चाहते हैं। अब अगर लड़के को कुछ नहीं आता होगा और लड़की को बहुत सारी चीजें आती होंगी, तो क्या आप केवल उस लड़के को केवल उसके लड़के होने की वजह से हायर करोगे? अभी नहीं। फिर जब आप लड़के होकर लड़के को हायर नहीं कर रहे केवल उसके लड़के होने की वजह से, तो कोई कंपनी कैसे हायर करेगी कि ये लड़की है भाई इसको हायर करना चाहिए? दूसरी चीज इसके काउंटर में ये लोग बोलते हैं कि रूरल एरियाज में जाकर देखो वहां पे कितनी सारी, और अरे हम क्यों देखें जाकर? आपका फेमिनिज्म कब काम आएगा फिर? अगर वो भी हम कर ले। आपने फेमिनिज्म बनाया है वुमेन को उनके राइट्स दिलाने के लिए, आप जाओ ना भाई रूरल एरियाज में। हमें क्यों बता रहे हो कि आप जाकर देखो वहां पे अरे हम क्यों जाएंगे? फिर आपका फेमिनिज्म क्या कर रहा है अगर वो काम भी हम कर ले? मुझे जवाब दो। मैंने किसी भी फेमिनिस्ट को रूरल एरियाज में जाकर उनकी औरतों को लाकर देखे नहीं देखा जी। कि वहां जाए निकाल के लाए। पढ़ो भाई, एम्पावरमेंट चाहिए हमें। नहीं देखा मैंने, एक भी फेमिनिस्ट को नहीं देखा। एक भी फेमिनिस्ट को मैंने हार्ड वर्किंग जॉब्स के लिए अप्लाई करते नहीं देखा। एक भी फेमिनिस्ट को मैंने ये जोमेटो स्विगी डिलीवरी बॉयज वाली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हुए नहीं देखा। क्यों? बुरी जॉब है क्या? माना कि करती है, फीमेल्स करती है, मैंने बहुत सारी फीमेल्स को करते देखा है, लेकिन वहां पे इक्वालिटी नहीं है, 50-50 का रेशियो नहीं है। आप 10 बार ऑर्डर करो, 10 बार में से चांसेस है कि 10 बार ही लड़का आएगा। और क्यों? जिन कामों में बहुत रिस्क होता है ना, जैसे कुछ मर्द तो बुर्ज खलीफा के जो वही शीशे मैं होते बोल रहा हूँ। फिर हैं, इक्वालिटी वो किस काम चीज की? करते हैं। इक्वालिटी किस चीज की? फिर मैन डोमिनेटेड फील्ड ये लोग कहते हैं, तो मैन डोमिनेटेड फील्ड होने के पीछे कारण है ज्यादा से ज्यादा रिस्की काम लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। बायोलॉजिकली देखेंगे अगर हम, तो उनको उस तरीके का शरीर नहीं मिला है। अब इसको वो लोग क्या करते हैं, एक तरीके से ऑपरेशन की तरह देखते हैं कि हमारा शरीर हमारे बाउंडेशन बन रहा है। अरे बाउंडेशन नहीं बन रहा है आपका शरीर। समझना पड़ता है इस चीज को, थोड़ा लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। आपको कुदरत ने अगर ऐसा शरीर दिया है तो किसी कारण से दिया है, ठीक है। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा जो प्रोटेक्शन वाली जॉब्स होती है, आर्मी मैन, पुलिस वाले, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लड़के होते हैं, ठीक है। अब ये लोग बोलती है कि हम जाना चाहते हैं, हमें जाने नहीं मिलता। अरे भाई, अब मैं इसमें देखो यार, ये टॉपिक जाएगा ना तो बहुत गहरा जाएगा, वरना मैं इस पे डीपली समझाता। तीसरी जब चीज, जितनी भी गटर साफ करने वाली जॉब्स होती है वो उसमें ज्यादातर लड़के होते हैं, लड़कियां कम होती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं फिर से कि नहीं होती, होती है, बट इक्वालिटी नहीं है वहां पर। 50-50 का रेशियो नहीं है। 80-20 का होगा, 90-10 का होगा, 70-30 का होगा, 60-40 का होगा, लेकिन 50-50 का नहीं है। या फिर 60-40 ऐसा हो कि 40% लड़के हैं, 60% लड़कियां हैं, या 90% लड़कियां हैं, 10% लड़के हैं। ये रेशियो नहीं है, रेशियो लड़कों का ज्यादा है, ठीक है। जितनी भी अंडर वाटर जो जॉब्स होती है वहां पर भी लड़कों की ज्यादा है। इसलिए ये मैन डोमिनेटेड फील्ड है। तो यहाँ पर लड़कों ने किसी को दबा कर ये फील्ड्स चूज नहीं की है। यहाँ पर अगर किसी लड़की को बोला जाता है ना रूरल एरियाज में कि नहीं तू तू घर पे रह, जो मैं दिहाड़ी वगैरह कमाने जाऊंगा वो मैं कर लूंगा, तो वो इसलिए नहीं बोलता कि वो उसको दबाना चाहता है, वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो उसकी केयर करता है कि तू घर पे रह, ये भारी काम है, मैं कर लूंगा अपनी जान जोखिम में डाल के, तू सेफ रह।
इस पर्सपेक्टिव से वो करता है। ये प्रोटेक्टर वाली एनर्जी होती है कि तू भले कुछ मत कर, तू घर पे रह, तू बस घर संभाल ले, बाहर के जितने भी जोखिम भरे काम है मैं कर लूंगा, तू मेरे ऊपर छोड़ दे, तू बस घर पे सेफ रह। ये पर्सपेक्टिव भी होता है। दूसरी चीज जो कहते हैं वुमेन को ऑप्रेस किया, मुझे एक बात बताओ, इंदिरा गांधी जी को किसने ऑप्रेस किया प्राइम मिनिस्टर बनने से? हाँ, अब ये थोड़ा लॉजिक देंगे कि वो शायद ठीक है, सरोजिनी नायडू को किसने ऑप्रेस किया फ्रीडम फाइटर बनने से? ठीक है, उसके बाद लता मंगेशकर जी को किसने ऑप्रेस किया सिंगर बनने से? श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, मनु भाकर, सुनिधि चौहान, एक ध्वनि भानुशाली। उसके बाद जो हमारी 90s, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जो मूवीज बनती आई है, मूवीज में हम फीमेल एक्टर्स को देखते हैं, रवीना टंडन, ट्विंकल खन्ना, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, कितनी एक्ट्रेसेस के नाम गिनवाऊं, इनको कौन सी पेट्रियार्की ने रोका? देखो, ये पेट्रियार्की नहीं है, ये सोसाइटियल प्रेशर है। तो इससे लड़ो ना, सोसाइटियल प्रेशर से। आप हर चीज का नाम ब्लेम कर दो पेट्रियार्की बोल के सारे मर्दों को, वो गलत है। अब अगर मैं बात बात पे फेमिनिज्म ले आऊं, बात बात पे अगर मैं सारा ब्लेम औरतों पे डाल दूं कि औरतों की वजह से हो रहा है, लगेगा ना बुरा। तो फिर हम ऑफेंड हो जाते हैं। तो इसमें फ्रेजाइल कहां से हो गया? ये फ्रेजाइल ईगो कहां से हो गया? फ्रेजाइल ईगो नहीं है। आप हर चीज का ब्लेम कर रहे हो मर्दों को पेट्रियार्की बोल के, वहां पे दिक्कत है। मैं अगर हर चीज को ब्लेम करने के लिए फेमिनिज्म बोल दूं, लगेगा बुरा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, फेमिनिज्म वो सूडो फेमिनिज्म है। तो भाई पब्लिकली कॉल आउट करो ना। अगर सूडो फेमिनिज्म है तो आप कॉल आउट भी नहीं करते, हम कॉल आउट करते हैं तो आप आके हमारे कमेंट सेक्शन में करते हो ये सूडो फेमिनिज्म है। अरे कमेंट सेक्शन में नहीं चाहिए हमें, आप पब्लिकली कॉल आउट करो। सूडो फेमिनिज्म है तो आप आओ सामने, वीडियोस बनाओ उसके खिलाफ, लेकिन नहीं बनाते ये लोग। एक बात बताओ, ये पेट्रियार्की का मैंने आपको बोला था शुरू शुरू में कि ये इन लोगों ने बनाया है लोगों को भटकाने के लिए। मैं आपको इस चीज को प्रूफ करके देता हूं अभी 1 सेकंड में। आपने कोई भी पेज ऐसा देखा, लव पेट्रियार्की, लॉन्ग लिव पेट्रियार्की, या पेट्रियार्की के नाम से कोई इंस्टाग्राम पे पेज चल रहा हो, या पेट्रियार्की को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चैनल बन रहा हो? मेरे तो देखा आपने कोई भी ऐसा मूवमेंट देखा? आज तक कोई भी ऐसा मूवमेंट देखा? कोई भी बंदा आपने देखा जिसके इंस्टाग्राम बायो पे लिखा है प्राउड टू बी पेट्रियार्कल? ये एक शब्द बनाया गया है एक्चुअल जो इश्यूज है उससे लोगों को भटकाने के लिए, ब्लेम करने के लिए, विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। हर चीज जो अच्छी हो रही है वो फेमिनिज्म ने की है, हर चीज जो बुरी हो रही है वो पेट्रियार्की है। फेमिनिज्म का इन लोगों को क्रेडिट खाने में बहुत मजा आता है। फेमिनिज्म ने देखो ये कर रखा है, फेमिनिज्म ने देखो वो, अरे फेमिनिज्म ने किया है, वो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने किया है, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई योगदान नहीं दिया, आप क्रेडिट खा रहे हो सिर्फ बैठ के। आप क्या सड़कों पे उतरे राइट्स के लिए जब राइट्स मांगे जा रहे थे? नहीं उतरे ना। आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? फिर आप क्रेडिट किस चीज का खा रहे हो कि फेमिनिज्म ने देखो ये किया, फेमिनिज्म ने देखो ये राइट्स दिलाए, फेमिनिज्म ने देखो वो दिलाया, ये दिलाया। अरे वो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने दिलाया। जैसे हमारे देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपना खून बहाया है उसका क्रेडिट हम नहीं खा सकते, आप भी नहीं खा सकते, जब तक आपने उस चीज के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया। हाँ, मतलब मैं क्रेडिट तब, एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मैं क्रेडिट तब खाऊंगा जब वर्ल्ड वॉर 3 होगा ना फ्यूचर में, और जब मैं अपनी जान जोखिम में डाल के देश के लिए लड़ने निकलूंगा गोलियां खाने के लिए, तब मैं क्रेडिट खाऊंगा कि ये मेरे देश की मिट्टी है, मैंने देश के लिए ये किया है, तब मैं वहां पे क्रेडिट खाऊंगा। जब तक मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहा हूं मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। सेम चीज इनके साथ है, आप जब तक योगदान नहीं देंगी आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप खुद को फेमिनिस्ट बोलो और फेमिनिज्म के क्रेडिट्स खाओ। ठीक है, दूसरी चीज इनका ये कहना होता है, एक चीज मैं बस छोटी सी बात और कंप्लीट कर दूं फिर आप कंटिन्यू करना जी। ये कहना होता है कि राजा राम मोहन रॉय, उनको भी फेमिनिस्ट घोषित कर देना चाहिए। अरे क्यों घोषित कर देना चाहिए? 1850 में फेमिनिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 1850 के पहले ही वो चल बसे।
जी जी हाँ। तो कहां से फेमिनिस्ट घोषित कर दोगे? इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक अच्छे इंसान थे जो बिलीव करते थे इस चीज में कि इंसान को इंसान होना चाहिए सबसे पहले पॉइंट पे, लेकिन उसका भी क्रेडिट ये खाना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि ये लोग भगवानों को भी बोलते हैं कि वो फेमिनिस्ट थे, कृष्ण जी फेमिनिस्ट थे, सुना होगा आपने। अरे उनका उनको तो कम से कम छोड़ दो, उनका क्रेडिट भी आप खाना चाहते हो। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते ये लोग। मैंने इतने बड़े बड़े पेजेस देखे हैं फेमिनिस्टों के, मैं चाहता तो यहाँ पे कॉल आउट करता, लेकिन मैं ये चीज बता रहा हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी स्टार्ट करके डायरेक्टली कॉल आउट करूंगा, इस सब बड़े बड़े पेजेस को डायरेक्टली टारगेट करूंगा मैं, जितने इक्वालिटी इक्वालिटी करते हैं। मैं पूछूंगा इक्वालिटी है किधर, अपने तरीके से पूछूंगा। अब अतुल सुभाष का केस हुआ, किसी भी फेमिनिस्ट पेज ने वहां पर कॉल आउट नहीं किया, जितने भी इक्वालिटी की डिमांड करते हैं। मतलब यहाँ पे बस एक बात कहना चाहूंगा आपको कि मतलब कोलकाता का जो केस हुआ आरजी कर वाला, तो मैंने हाँ, अपने बहुत पुरुष उसमें दोस्तों भी को देखा। उसमें भी उसमें भी किसी ने ढंग से कॉल आउट नहीं किया। उस पे भी मैंने वीडियो बनाई। कब वीडियो बनाई पता है? जब कोलकाता केस हुआ था तब नहीं बनाई थी, जब केस कॉन्क्लूड होने वाला था ना तब वीडियो बनाई थी कि जस्टिस किधर है भैया। ये क्या जस्टिस होता है कि मेन कल्प्रेट को आपने छोड़ दिया, प्रिंसिपल को, और वो दूसरा तीसरा कोई बंदा है उसको आपने लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दी, 50,000 का जुर्माना। देखिए 50,000 का जुर्माना, ये कोई जस्टिस है? एक फेमिनिस्ट के पेज ने ये चीज कॉल आउट नहीं की। सिर्फ तब कॉल आउट किया जब वो न्यूज ट्रेंडिंग में थी। जब जस्टिस की बात आई किसी भी फेमिनिस्ट पेज ने कॉल आउट नहीं किया, लेकिन मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई। 23 साल की, सॉरी 19 साल की लड़की के साथ अभी रिसेंटली आर हुआ। 23 लोगों ने किया 7 दिनों तक। किसी भी फेमिनिस्ट पेज ने इस न्यूज को कवर नहीं किया, लेकिन मैंने वीडियो बनाई। ये लोग बोलते हैं इक्वालिटी, काहे की इक्वालिटी है किधर आपकी इक्वालिटी? जब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो और आप जेंडर न्यूट्रल लॉज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर देते हो। 2013 में पता है आपको, जेंडर न्यूट्रल लॉज लाने की बात हुई थी गवर्नमेंट में, तो इन फेमिनिस्टों ने प्रोटेस्ट कर दिए थे। 2 बार प्रोटेस्ट करके इनके खिलाफ लॉज लाने से रोका है गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने हमारे ट्राई नहीं किया जेंडर न्यूट्रल लॉज लाने के लिए, इन फेमिनिस्टों ने 2 बार प्रोटेस्ट करके उनको रोका है। मैं तो बोलता हूं अगर एक बार प्रोटेस्ट हम उतर में आए ना, हम मर्द अगर एक बार प्रोटेस्ट में उतर आए ना पूरे देश के, केवल 2 दिन के लिए पूरी जीडीपी हिला के रख देंगे। जी शुक्र करो कि वो दिन आ ना जाए। और ये सच में गुस्से में बोल रहा हूं मैं, फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा हूं, क्योंकि हर चीज का ब्लेम मर्दों पे डाल डाल के सह सह के, भाई हम भी कितना अब ये चीज सुनेंगे? भाई आप एक बात बताओ, आप शादी कर रहे हो, आपके पास अधिकार नहीं है कि आप अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा सको। जी ये बात। आपकी वाइफ चीट कर रही है और आपको शक है उसके ऊपर, आप उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा नहीं कर सकते, आपको क्रूअल बोल दिया जाएगा। लेकिन सेम चीज औरत करे अपने हस्बैंड के साथ, तो वो उसका सेल्फ डिफेंस है, वो उसका राइट है। ये क्या है? मतलब हस्बैंड को शक है तो वो क्रूएल्टी है, वाइफ को शक है तो वो उसका राइट है। ठीक है। इसके बाद लड़की चीट भी कर दे, प्रूव भी हो जाए, तब भी आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी भाई? ठीक है। लड़का डोमेस्टिक वायलेंस के केस नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? आधे से ज्यादा लड़के आज की डेट में आत्महत्या कर रहे हैं, शादीशुदा। हर साल लाखों मर्द शादीशुदा आत्महत्या कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस में। लड़का आर के केस नहीं कर सकता, अगर उसके साथ हैरेसमेंट हुआ है, आर हुआ है, वो केस नहीं कर सकता। क्यों? लड़कों के साथ कितने केस होते हैं आर के आपको पता है? आप गूगल पे करके देखिएगा सर्च। डोमेस्टिक वायलेंस का रेशियो पता है कितना है लड़कों का? 53%। लड़कों पे जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसका केस अभी रिसेंटली का बता रहा हूं, 53%। फेक डाउरी के केसेस 90% गलत होते हैं, फर्जी होते हैं। जी जी लेकिन डाउरी का केस लड़का नहीं डाल सकता। इसलिए हमें चाहिए जेंडर न्यूट्रल लॉस।
ऑन टू यू। जी, मतलब मैं जो बताना चाहता था कि मतलब मेरे बहुत दोस्त थे जिन्होंने आरजी कर के लिए मतलब सड़क पे उतरे। तो मेरा घर तो वैसे पश्चिम बंगाल में है, तो हम कोलकाता भी गए, ठीक है, राजभवन के सामने अ, विद्रोह भी दिखाया। पर जब बात अतुल सुभाष जी के ऊपर आई, तो मैंने मतलब अपने जो सर्कल है मेरा, वहां पे किसी दोस्त को, मतलब फीमेल दोस्त को, एक स्टेटस तक देते हुए नहीं देखा व्हाट्सएप पे। पूछा तो पता नहीं, मतलब ये क्या हो रहा है। वही चीज बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने ब्रोकोड मूवमेंट स्टार्ट किया है। कम से कम मर्द तो खड़े हो अपने भाइयों के लिए। वो जो एक एग्जाम वो है ना, कोट, मर्द ही मर्द का दुश्मन है, प्लीज उसको रियलिटी मत बनने दो। अभी रियलिटी बनी नहीं है ये पूरे तरीके से, प्लीज उसको रोक दो रियलिटी बनने से। मजाक बनाने से ज्यादा अच्छा है कि आप बैठकर आप अपने दोस्तों से पूछो कि भाई बता तेरी लाइफ में क्या दिक्कत है। जी। समझो उसको, कंसल्ट करो उसको। मत जाने दो बाहर दोस्त दोस्त होने के बावजूद कि किसी के पास जाना पड़े उसको मदद मांगने। ऐसे दोस्त बनो कि आप उसका साथ दो। ऐसे दोस्त मत बनो कि वो अपनी शेयर करने से, प्रॉब्लम शेयर करने से पहले शर्म खाए कि क्या पता वो हंसने लगेंगे, मजाक बनाएंगे। वैसे दोस्त मत बनो, प्लीज मत बनो। भाइयों की तरह रहो यार। जी, मतलब बहुत अच्छा एक मैसेज दिया आपने। और आपसे परिचय तो हुआ, तो आना जाना तो शायद चलता रहेगा। आ, हम्म। आखिर में बस आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके चैनल से हमें कोई नया सीरीज या कोई नई, जैसे आपने ब्रो कोड बनाया, जैसे आपने टॉपिक को पेरेंटिंग से लेके, मतलब लड़कों के इम्प्रूवमेंट से लेके, अब क्या कहो कि जो मर्द है उनको कंधा देने की तरफ आपने ले गया चैनल के जो डायरेक्शन है उसको। तो आगे कुछ ऐसा जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं चैनल से, तो बिल्कुल, अगर आप बहुत कहना तगड़ी चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जी जी और मैं आपको बताता हूँ, मैं शॉर्ट मूवीज की तरफ उतरने वाला हूँ। अच्छा। शॉर्ट मूवीज के थ्रू मैं मूवीज में जाना चाहता हूँ। ऐसी मैस्कुलिन मूवीज बनाना चाहता हूँ कि दिमाग फट जाए लोगों का। और ऐसी ऐसी स्टोरीज है मेरे पास। मैं इतने बड़े लेवल पे मैस्कुलिनिटी प्रमोट करना चाहता हूँ कि हमारे देश में हर एक मर्द इतना ज्यादा मैस्कुलिन हो जाए कि उसको अपनी वर्थ पता चल जाए कि वो है क्या, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन क्यों होता है, एड्रेनलिन क्यों होता है, ये चीज पता चल जाए। मैं अभी शॉर्ट मूवीज बनाऊंगा, मेरा मन है बनाने का। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। मैं पूरी जान लगा दूंगा कि शॉर्ट मूवीज के थ्रू मैं निकल सकूं, कि मूवीज की तरफ आगे अपने पैर बढ़ा सकूं। मूवीज बनाने जितना मेरे पास भले बजट ना हो, अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट को सेल भी कर सकता हूँ और कोई उसके ऊपर वीडियोस बना सकता है, मूवीज बना सकता है ना, वो भी मेरे लिए बहुत होगा। क्योंकि कम से कम मेरा आइडिया शेयर होगा, कहीं ना कहीं से तो मैसेज पहुंचेगा ना। मेरा मेन मोटिव है मैसेज पहुंचे, खत्म बात। मैं वीडियो में भी अपनी बोलता हूँ, आप शेयर करो, पसंद आई नहीं पसंद आई सब भाड़ में जाए, आप शेयर करो, मैसेज पहुंचना जरूरी है। मेरा यही मोटिव है। चाहे कितनी भी लो क्लास वीडियो लगी हो, घटिया लगी हो, अगर कंटेंट अच्छा है, वीडियो में मैसेज है, तो शेयर करो। कितनी भी क्वालिटी खराब हो, आप शेयर कर दो बस। मेरा यही मोटिव है। जी, मतलब शॉर्ट फिल्म या मूवीज बहुत अच्छा जरिया है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के। हाँ, मेरा मन है वो चीज करने का। जी तो और स्टोरीज मेरे पास बहुत तगड़ी तगड़ी है। जी, हम अपेक्षा में रहेंगे कि कब पहली स्टोरी आए। मतलब मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ, बाकियों का मैं नहीं कह सकता। जी। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जी जी जी, तो मतलब आखिर में कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मतलब मैं आभारी हूँ। भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने आमंत्रित किया। जी जी जी, ये आपका बड़प्पन है, पर ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है जी। मतलब ओके भाई। आज की चर्चा इतनी तक रखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी ये तो एक इशू है ना। तो आगे चर्चाएं हम्म, होती रहेंगी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोबारा बुलाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बुलाइएगा। जी इनफैक्ट मैं एक बार आपको बुलाऊंगा अपने चैनल पे।
जी, 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 धन्यवाद। जितना भी ठीक है भाई, तो जाने से पहले मैंने जो बोला आप लोगों को, भाइयों की तरह रहो, प्लीज उस चीज को सीरियसली लेना। हुँ, मतलब आप प्लीज ऐसे दोस्त मत बनो जो दोस्तों की प्रॉब्लम सुन के मजाक उड़ाता है। ऐसे दोस्त बनो जो दोस्तों की प्रॉब्लम सुन के उनके साथ खड़ा हो जाता है, कंधे पे कंधा डाल के, चल दो जो होगा देखा जाएगा, अपन सॉल्व करेंगे बैठ के। ऐसे दोस्त बनो। जी, उनको शर्म नहीं आनी चाहिए शेयर करते हुए, उनको प्राउड फील होना चाहिए कि मैं किनके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे दोस्त बनो। जी। मतलब मैं भी कोशिश करूँगा कि ये मैसेज जितने लोगों तक पहुँचा सकूँ तो पहुँचाऊँ। बिल्कुल हाँ, और एक चीज लड़कों में बहुत बड़ी कमी है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, गालियों का इस्तेमाल मत करो। जी, 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 बिल्कुल। प्लीज मत करो यार। आप जो, ये मैं छोटा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ, जो आप बात बात पे गालियां भले आप मत दो, लेकिन ये जो आर वर्ड यूज करते हो, और ये जो मतलब आप समझ लो, अपना थोड़ा दिमाग लगा लेना, जो अब्यूजिव वर्ड्स होते हैं प्लीज यूज मत करो। आपके अब्यूजिव वर्ड्स यूज करने के चक्कर में सारे मर्द एक तो बदनाम होते हैं, दूसरी चीज जिसके आप अगेंस्ट में कर रहे होते हो उसको एक मौका मिल जाता है विक्टिम कार्ड प्ले करने का। तो आप चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो सामने वाला कितनी भी गालियां दे आपको, सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि आप बदले में गाली नहीं दोगे। दूसरी चीज, अगर वो बहुत ज्यादा गालियां दे रहा, आप उसको बोलो कि भाई देख, गालियां दे के बात मत कर, लॉजिक और फैक्ट्स में बात कर। और अगर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आप उससे बात ही मत करो, लेकिन अपना दामन गंदा मत करो। प्लीज ये चीज समझ लो, बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहा हूं, अपना पर्दा हमेशा साफ रखो। आपके ऊपर कोई बात आने वाली भी होगी ना, तो आपका पल्ला ज्यादा भारी होगा, क्योंकि आपने वहां पर अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं किए। जी, आपका दामन जितना ज्यादा साफ रहेगा, आप उतने ज्यादा सेफर साइड रहोगे। ये चीज सीख लो, प्लीज मत यूज करो अब्यूजिव वर्ड्स, जी, है ना। जी, जी, तो बस भाई, मेरा इतना ही था मैसेज। हम लोग मिलेंगे आज बिल्कुल एक बार और। जी, जी, मिलते रहेंगे। जी, धन्यवाद। बिल्कुल। जी। ओके भाई।